नमस्कार दोस्तों। एक और बम्पर बहाली बिहार में 11,000 से अधिक पदों पर 10+2 का जो बीएसएससी निकालने वाली थी वैकेंसी निम्न वर्गीय लिपिक का, वो आ चुका है। राजस्व कर्मचारी के भी पद हैं, पंचायत सचिव के पद हैं, मलेरिया निरीक्षक के पद हैं, ढेर सारे पद हैं, 22 तरह के पद हैं और 11,098 पदों पर यह बहाली निकाली गई है। 27 तारीख यानी कि 27 सितंबर से यह अप्लाई होना है और यह चलेगा 11 नवंबर तक। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है बिहार पुलिस पर, और जैसे ही बिहार पुलिस समाप्त होगा तो भिड़ जाना है किस चीज़ पे, बीएसएससी की तैयारी। और अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो उसका भी वैकेंसी आ रहा है, उस पर भी तैयारी करनी है। क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जितना हो सके शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसका क्लास बीएसएससी का क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है अगले सप्ताह से। तो दोस्तों बिना देर किए आज का पहला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार पुलिस का जो तैयारी चल रहा है, जीएस का जो तैयारी चल रहा है, इसे मुकाम तक पहुंचाएं। चलिए, पहला प्रश्न कहता है निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं 1857 से लेकर 1947 तक को जरूर पढ़ें, उसमें सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी कौन? एटली, स्टार्मर, रैमजे मैकडोनाल्ड, हैंकॉक। इसका सही जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कब की घटना है? 1932 ईस्वी की घटना है, 1932 ईस्वी। और इसे सांप्रदायिक पंचाट की संज्ञा दी गई थी। क्यों दी गई थी? इसके आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, जिसके तहत आपको पता होगा कि 1909 ईस्वी में सबसे पहले इसने बहुत बड़ा प्रयास किया था। क्या? पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की थी। किसके लिए? तो मुस्लिमों के लिए। और जब मुस्लिम और हिंदू दोनों एक हो गए थे, आपको पता होगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ था 1916 ईस्वी के अधिवेशन में। तो जब अंग्रेजों ने ये चाल सोची कि अब नहीं चल पाएगा, तब इसने क्या किया? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें क्या किया गया था? दलितों को हिंदू से अलग करने का चाल ये था। दलित को हिंदू से क्या करना था? दलित को हिंदू से अलग करना था। देखिए, सबसे बड़ा चाल था, दलित को हिंदू से क्या करना था? अलग करना था। यही था सांप्रदायिक पंचाट। और इसे सपोर्ट भी कर दिया था कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सपोर्ट भी कर दिया था। दलित को हिंदू से अलग करने का यह फैसला किसका था? रैमजे मैकडोनाल्ड का आया था, इसने घोषणा किया था। देखेंगे नंबर दूसरा है, मनुष्य का हृदय कितने कोषों का बना होता है? मनुष्य का हृदय अगर आप पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो सबसे आसान है। इसको देखिए, कोई भी इस तरह से हृदय इस तरह से है तो सब इसको क्या करता है कि इसे 3 भागों में विभक्त मान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 4 कोष्ठों का है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, इसको गलत बना देते हैं, 3 कोष्ठ बना देते हैं। लेकिन क्वेश्चन बार बार इसको पूछ दिया जाता है। रिपीट इसीलिए होता है जिसमें कंफ्यूजन हो। क्वेश्चंस रिपीट उसी को कहा जाता है जो जिसमें कंफ्यूजन हो। तो दोस्त तैयारी एकदम पुख्ता होनी चाहिए। आगे देखेंगे नंबर सवाल तीसरा क्या कहता है? संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगत में विभक्त किया गया है? सबसे पहले तो जान लें कि जंतु जगत को कितने भागों में किया गया है? 10 वर्गों में विभक्त किया गया है। कोडाटा है, मैमेल है, अर्थोपोडा है, तो सारी चीज़ों को अलग अलग किया गया, 10 वर्गों में से विभाजित किया गया है। उप जगत की अगर बात करें तो 2 वर्गों में इसे उप जगत में बांटा गया है। उप जगत कहने का मतलब है जैसे एक मेटाजोआ हो गया, एक प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। ठीक है, 2 उप जगत में भी विभक्त किया गया है, तो इसे आपको याद रखने हैं 2। ठीक है, अब आगे देखेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा कहता है निम्न में से अजैविक घटक कौन है? जैविक घटक को जान ले तो अजैविक घटक बहुत आसान है। अजैविक घटक को भी आप जान सकते हैं। अजैविक घटक कहा जाता है निर्जीव चीजों को।
निर्जीव चीज़ों को क्या कहा जाता है? अजैविक घटक। तो निर्जीव क्या हो गए? जितनी भी चीज़ें हो गई जिसमें सांस नहीं हो तो उसे अजैविक घटक कहते हैं। जैसे जलवायु कारक, ये क्या हो जाएगा? अजैविक घटक। अकार्बनिक पदार्थ है तो अजैविक, कार्बनिक पदार्थ है तो अजैविक, यानी कि उपरोक्त इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कहने का मतलब है जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, वायु है, प्रकाश है, ये सारी चीज़ें अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं। जैविक घटक 3 तरह के होते हैं, आपको याद होगा या हम बताए हैं। अगले इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अभी हमने बताया था जैविक घटक को 3 वर्गों में, 3 भागों में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उत्पादक, इसको शायद करा चुके हैं। नंबर दूसरा है उपभोक्ता, उपभोक्ता क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। तीसरा है अपघटक। तो 3 वर्गों में इसे विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है। उत्पादक कहने का मतलब है जैसे घास हो गया, पेड़ हो गया, तो ये सारी चीजें जो भी है उत्पादक के रूप में होता है। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो कि ये उत्पादक को खाता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इसे कह सकते हैं। और उपभोक्ता को जो सड़ाता गलाता है, उसका अपघटन कर देता है, उसे हम अपघटक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। परागण कितने प्रकार से होते हैं? ठीक है, तो परागण की अगर हम चर्चा करें तो परागण 2 प्रकार से होते हैं। इसका सही जवाब 2 प्रकार से हो जाएगा। कौन कौन परागण होता है? एक स्वपरागण होता है, स्वपरागण। एक होता है परपरागण, परपरागण। तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण 2 तरह के परागण होते हैं। चलिए 7वां देखिए, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता कहने का मतलब है जीवाणु की खोज करने वाले। जीवाणु की खोज किसने किया था? लुई पास्चर, थियोफ्रेस्टस, ल्यूवेनहॉक, इवानोव्स्की। तो ल्यूवेनहॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था, बैक्टीरिया का खोज किया गया था लगभग 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में, इसको याद रखने हैं। 1676 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की गई थी, खोज किया था, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता माना जाता है। इवानोव्स्की को अगर जाने तो ये वायरस खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, वायरस खोजने वाले इवानोव्स्की थे। इवानोव्स्की वायरस की खोज किए थे, टीएमवी वायरस। सबसे पहला वायरस कौन था? टीएमवी वायरस। तो इसको भी याद रखना है, टोबैको मोज़ैक वायरस। आगे देखेंगे 8वां नंबर सवाल। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग, अवशोषी नहीं अवशेषी अंग कहते हैं? अवशेषी कहने का मतलब है शरीर में जिसका कोई कार्य नहीं हो। तो ढेर सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें आंसर है 100 अवशेषी अंग। ढेर सारे, जैसे अपेंडिक्स है, कान के किनारे है, तो ढेर सारे अवशेषी अंग होते हैं जो कि जिसका कोई काम नहीं होता है शरीर में, लेकिन फिर भी वो अंग बने रहते हैं, तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। आगे देखेंगे 9वां, एड्स विषाणु सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा क्या है? एक यौन संचारित रोग होता है, ब्लड से भी यह फैलता है, ब्लड सर्कुलेशन में फैलता है। कहने का मतलब है एक आदमी से दूसरे आदमी में अगर ब्लड का ट्रांसफ़र किया जाता है तो भी एड्स फैलता है। तो इसको ध्यान से देखना है। माइक्रोनोजोल, नोनैक्सिनोल, बिराजोल, जीरोरुडीन जो दवा है सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली दवा है एड्स में। हालांकि लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका इलाज नहीं खोजा जा सका है, कह सकते हैं इस चीज़ को। कोशिका कितने प्रकार की होती है ये बताना है। 10वां नंबर सवाल है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नाम थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगे, ध्यान से देखना है। प्राक्रियोटिक कोशिका, प्राक्रियोटिक कोशिका। एक है यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा लिखने में हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो नाम ही अजीब का है। प्राक्रियोटिक कोशिका एक है, यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। ये 2 तरह के कोशिका होते हैं। ठीक है, एक बिना कोशिका, एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कि मानव है बहुकोशिकीय, और एक कोशिकीय का उदाहरण जैसे कि अमीबा है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी, जो कि मानव रक्त में ही पाया जाता है। मान के चलें कि स्कंदन करने में सबसे जो विटामिन उपयुक्त होता है वो विटामिन के होता है, लेकिन मानव रक्त में पहले से मौजूद होता है, जो कि खुद ब खुद अगर छोटा मोटा कहीं कटता है
तो वो क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। किस कारण से होता है ये देखना है, हीरोडीन, फाइब्रोनिजोजिन, हेपरिन, सीरोटोनिन। तो ये होता है हेपरिन। हेपरिन का सबसे पहला काम है कि अगर रक्त बहना शुरू होता है तो कोशिश करता है कि वो अपने आप हेपरिन के कारण वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, रुकता है, स्कंदन होता है। तो हेपरिन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे आइंस्टाइन का E बराबर mc², ये समीकरण है। इसमें C क्या है, 2 तक पूछ रहा है, C का क्या है इंडिकेशन बताना है। तो C बराबर यहाँ पे देख लें, सब तीनों को देख लें। E बराबर होता है एनर्जी, E बराबर क्या होता है एनर्जी, M बराबर क्या होता है मास। मास एनर्जी ऊर्जा को बोलते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। मास द्रव्यमान को बोला जाता है। और C बराबर होता है प्रकाश का वेग, यहाँ पे हो जाएगा। तो तीनों को याद रखना है। यहाँ पे तो सिर्फ C पूछा जा रहा है, लेकिन आपको E बराबर भी पता होना चाहिए, M बराबर भी पता होना चाहिए। तो तीनों चीज अगर आप पता रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, चीजें आसान लगने लगती है सभी चीजों को अगर आप समझते हैं तो। 13 नंबर देखिए, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। तो सोडियम वाष्प लैंप का प्रकाश देख लें, आंखों के लिए शीतल है, प्रकाश एक, हाँ यही है इसका सही जवाब। इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त भी नहीं होता है। यही कारण है कि सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सड़क के प्रकाश के रूप में किया जाता है। तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखेंगे 14, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। वर्णांधता जो होता है ये आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। सबसे पहला बात जान लें, वर्णांधता को ही कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो कि क्या है, आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति से अपने पुत्र में, ठीक है, एक व्यक्ति से अपने पुत्र में आनुवांशिकी के द्वारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो कि ये लाइलाइज बीमारी है। कहने का मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस को आप किसी लेंस के द्वारा ठीक नहीं कर सकते, ना तो बेलनाकार से, ना तो उत्तल से, ना तो अवतल से। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता को दूर नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, ये बताना है। ये बता चुके हैं, परिकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य की यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का सर्वाधिक होता है, और सबसे कम अगर की बात करें, सबसे कम की अगर बात करें तो कौन है, बैंगनी है, बैंगनी। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। हमेशा याद रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ज़्यादा रटने से अच्छा है कि चीज़ों को समझ लें। और अगर चीज़ों को समझ लेते हैं तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जो आप देखें, ये लगभग क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। आप जैसे ही ऑप्शंस देखेंगे परीक्षा हॉल में तो आपको लगेगा ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी, तो इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है, और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपके लिए बेहद उपयुक्त होगा। कारण है कि जो भी प्रश्न आप एक बार देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस सेट के जरिए हो सकता है 2-4 बार उस प्रश्न को देख लें। तो प्रैक्टिस सेट इसीलिए लगाया जाता है, और प्रैक्टिस सेट हम इसीलिए बराबर ला रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका डिस्कशन भी हो जाए और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कोई भी प्रश्न में अगर आपको लगे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि आप डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, एक एक चीज़ों को जवाब देंगे, ठीक है। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं ये बताना है। 16 देखें फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग 2 तरह के रंग होते हैं, प्राथमिक होते हैं, एक द्वितीयक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल, नीला और हरा, ये 3 रंग जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं, और ये फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। जैसे कि रंगीन टीवी, कलर फोटो, उसमें 3 रंग मुख्य रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा। अब देखिए द्वितीयक रंग भी आप समझ लें। द्वितीयक रंग में क्या होता है कि ये 3 रंगों में से किसी 2 का सम्मिश्रण यानी कि मिलाने पर जो रंग बनता है उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। इसलिए प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंगों को समझना है। चलिए आगे देखेंगे 17, निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आप आराम से बना सकते हैं। रेलवे इंजन है, हवाई जहाज की उड़ान भरना, पॉप म्यूजिक, मोटर गाड़ी, एकदम आसान है, कोई भी इस चीज़ को बना सकता है।
हवाई जहाज़ जब फ्लाइट होता है, यानी कि हवाई जहाज़ जब उड़ान भरता है, तब इसका जो आवाज़ होता है बहुत अधिक होता है। 18 नंबर देखें, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती है। यह घटना कौन सी है? दूर जाती है तो घटती है, ये तो जानता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें घटना पूछ रहा है, किसका इफेक्ट है? तो सबसे पहला ही इसका सही जवाब हो जाएगा डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, डॉपलर ने ही यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, रेलगाड़ी से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो डॉपलर इफेक्ट एकदम लगाना है। 19 देखें, गर्म मौसम में अगर पंखा चलाते हैं तो आराम महसूस होता है, क्यों? पंखा ठंडक प्रदान नहीं करता। सबसे पहला बात तो आप जान लें कि ठंडक प्रदान नहीं करता है, बल्कि गर्म हवा देता है। पंखा गर्म हवा देता है, हमेशा याद रखें इस चीज़ को, एकदम बैठा लें दिमाग में कि पंखा जो चलता है वो ठंडा हवा नहीं देता है, बल्कि गर्म हवा देता है। अब यहाँ पे बात होती है कि हमें आराम महसूस क्यों होता है, तो यहाँ देखें ध्यान से, ऊष्मा विकृत होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमारा पसीना जो होता है तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। गर्म हवा होने से क्या होता है कि बाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। याद रखना है इस चीज़ को, बाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और तब होगा यह जब पंखा गर्म हवा निकालेगा। तो शरीर क्या हो जाता है? शरीर से जो भी पसीना निकला वो बाष्पीकृत हो गया, जिसके कारण हमें क्या होता है? आराम महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। आगे देखें 20वां नंबर, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटा हो या पतला होता है? मोटा या पतला ध्वनि का होना ये किस पर डिपेंड करता है? ये तारत्व पर डिपेंड करता है, ध्वनि का तारत्व। तारत्व पर ही यह डिपेंड करता है कि कोई ध्वनि मोटा है या पतला है। चलिए 21, पाराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पाराध्वनिक जेट जो ऊपर उड़ता है वो किस चीज को पतला करता है? तो आप ये ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस को अगर देखेंगे आप तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये ओ परत हो जाएगा। ओ कहने का मतलब है ओजोन परत। ठीक है, O3 ओजोन परत को यह क्या कर देता है? पतला कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? प्रदूषण होता है। 22वां देखिए, निम्न में कौन सा सशक्त स्कंदक है? स्कंदक के रूप में यहाँ पूछा जा रहा है। जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यह आपका बी सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है सशक्त स्कंदक के रूप में जाना जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड को। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वही सक्सेस हुआ है जो संघर्ष किया है, जो मेहनत किया है वही। अगर आप सो जाएं तो क्या आपको खाना भी मिल सकता है क्या? खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत करनी होती है, इसलिए पढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। और बहुत कम समय है, जितना हो सके आपको टारगेट अचीव करनी है। और अगर आप पढ़ लिए होंगे तो दूसरा नया चीज़ आप मत पढ़ें, अब सिर्फ रिवीजन करें। रिवीजन करने का समय है, ओनली रिवीजन। चलिए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है ये बताना है। क्रिप्टॉन है, आर्गन है, हीलियम है और जीनॉन है। 4 तरह के यहाँ पे अक्रिय गैसों को दिया गया है। अक्रिय गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं। अगर अक्रिय की जगह इनर्ट दे दिया जाए तो भी आप ये मत समझ लें कि ये गलत है, दूसरा चीज हो गया। नहीं, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही है। तो ये जीनॉन होता है जो कि यौगिक बना सकता है, इसमें सक्षम है कि ये क्या कर सकता है? यौगिक बना सकता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, हाइड्रोजन बम तो हम कितने बार बता चुके हैं, परमाणु बम भी बता चुके हैं। परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ये तो कन्फर्म है आप। तो संलयन तो इसका सही जवाब हो जाएगा। विखंडन जहां भी रहेगा ये नहीं होगा। तो संलयन 2 जगह है, एक नियंत्रित है, एक अनियंत्रित है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित ही होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो ध्यान देना है हर क्वेश्चन पे। ये ओवर कॉन्फिडेंस से होता क्या है कि कंफ्यूजन पैदा होता है, और कंफ्यूजन से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, आंसर गलत टिक करते हैं। इस तरह से अगर आपको याद है कि संलयन अभिक्रिया तो कंफर्म है हाइड्रोजन में। अब संलयन अभिक्रिया जब कंफर्म है तो 2 ऑप्शन तो छटा गए, 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब नियंत्रित और अनियंत्रित। तो हाइड्रोजन बम की अगर चर्चा करें तो हमेशा याद रखें हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित ही होता है, नियंत्रित का कोई जगह ही नहीं है। चलिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? कौन तय करता है? न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, या फिर उपरोक्त सभी? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके। 4 ऑप्शंस में से आप ये देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है यही रासायनिक गुण को निर्देशित करता है, ये तय करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है रासायनिक गुण का।
इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस बनी होती है? तो इनोट गैसेस बड़ी होती है। उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। एक एक चीजों को इसमें समझना। और उसका जो कांच होता है वो फ्लिंट कांच होता है। कौन सा कांच होता है? फ्लिंट कांच होता है। तो 3 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, याद रखना है। उसमें कौन सी गैस बड़ी होती है? तो इनर्ट गैसें होती है। दूसरा बात पूछता है किस कांच का बना होता है? तो फ्लिंट कांच का बना होता है। उसका फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 3 प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं और तीनों को याद रखने हैं, ठीक है। किस किस चीज गैस अगर पूछा जाए तो गैस कौन सा हो जाएगा? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बोला जाता है अक्रिय गैस को, अक्रिय गैस भी हम लिख देते हैं, नोट जरूर करें। उसके बाद अगर बात करें बल्ब में, बल्ब की हम चर्चा कर रहे हैं। बल्ब में इनर्ट गैस फिलामेंट जो होता है वो किस चीज का बना होता है? फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न एक जगह से एराइज हुए। आगे देखेंगे 27 अस्पतालों में जो कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन किसके साथ मिश्रित होता है? वो जो गैस यूज किया जाता है सांस लेने में, कृत्रिम सांस लेने में, जिसको सांस के प्रॉब्लम्स है तो उसको कृत्रिम सांस दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है और उसके साथ क्या मिलाया जाता है? तो ये अब ध्यान दें। कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, आर्गन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन आर्गन तो एकदम नहीं होगा, ऑक्सीजन तो है ही और हीलियम इसके साथ रहता है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है। आगे देखेंगे 28, कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया, यानी सबसे पहला तत्व को बताना है जो बनाया गया था, और वो तत्व है सबसे पहला ही है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम तत्व को बनाया गया था, ठीक है, कृत्रिम रूप से। आगे देखेंगे 29, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? रोग का नाम है, 4 रोग हैं, ब्लैकफुट, इटाई, डिस्लेक्सिया, एक मीना माता रोग। तो इटाई इसका सही जवाब हो जाएगा। इटाई ये जापान में सबसे पहले देखा गया था, ये जापान में सबसे पहले हुआ था यह रोग, इटाई रोग। इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती है कोमल हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है और ढेर सारे इसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। मीना माता रोग जो होता है वो पारा से होता है, इसे भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला रोग है इस तरह से मीना माता रोग, जो कि पारा से संबंधित है। आगे देखिए 30, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पूछ रहा है। ये आसान है, क्षोभ नहीं होता है, समतल मंडल तो होगा ही नहीं, क्षोभ मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि घनत्व के मामले में क्षोभ मंडल सर्वाधिक है। क्षोभ मंडल में ही जितनी भी सारी प्रक्रिया होती है प्राकृतिक से संबंधित, जैसे कि वर्षा होना, कोहरा, कुहासा, बादल, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है वायुयान कहाँ उड़ता है? तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो एक एक चीजों को आपको समझना है। जैसे क्षोभ मंडल में वर्षा, संवहन और क्या, बादल का बनना, कोहरा, कुहासा, सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल की अगर हम चर्चा करें, समताप मंडल में, तो समताप मंडल में हवाई जहाज का उड़ना, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल में नहीं उड़ने का कारण। अब आगे देखेंगे 31, निम्नलिखित में कौन सा एक जलडमरू मध्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यह काटता भी है। तो मलक्का, फ्लोरिडा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, और एक है बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, नजदीक है। 32, निम्नलिखित में वो पर्वत श्रेणी पूछ रहा है कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, सह्याद्री, अरावली, विंध्याचल। देखिए अरावली है। अरावली की अगर बात करें तो यह गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक है। ये भी क्वेश्चन एराइज होता है, कौन सा पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है? तो यह अरावली है। यह सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वत। तो ये अरावली पर्वत हो गया। चलिए 33, केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी क्या है? तो सभी जानते हैं कि गंगा है, लेकिन जब इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था तो कब किया गया था? तो 2008 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। 2008 इसको याद रखने हैं,
क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारण सिंचाई नहर जो कि बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन है। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? सोन से, गंडक से, कोसी से, गंगा से। तो ये सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से निकाली गई नहर है जो कि सारण में है, इसीलिए इसका नाम सारण सिंचाई रखा गया है। आगे देखेंगे, लेपचा और भूटिया दो तरह की जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है ये बताना। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा। तो लेपचा जैसे ही समझें, भूटिया जैसे ही जाने, तो ये सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। सिक्किम के पहाड़ियों पर यह पाई जाती है ये जनजातियां। आगे देखेंगे 36, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लेपचा, भूटिया तो जान गए, टोडा जान ले। टोडा किधर पाई जाती है? तो टोडा जो जाति पाई जाती है यह नीलगिरी की पहाड़ियां पर पाई जाती है, और नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये भी आपको याद रखना है, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। भील भी ये पूछा जाता है, भील भी क्वेश्चन में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। 37 देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? विशाखापत्तनम है, मारमा गोवा है, मुंबई है, कांडला है। तो ज्वारीय बंदरगाह अगर पूछा जाए तो कांडला इसका सही जवाब हो जाएगा। कांडला जो बंदरगाह है वो ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वार से उत्पन्न हुआ हो। 38 देखें, जादूगोरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा ये झारखंड में है। जादूगोरा कहाँ है? झारखंड में है। और जैसे ही झारखंड का नाम आता है तो आप पकड़ लिए होंगे ये किस चीज से संबंधित है? यूरेनियम यहाँ उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम का उत्पादन जादूगोरा झारखंड में किया जाता है। चलिए 39, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष? महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ था? जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी, जनसंख्या में कमी हुई थी, और वह वर्ष है 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी, इसीलिए इतिहास में यह महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। जनगणना की अगर बात करें तो सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्रथम, सर्वप्रथम ही कह सकते हैं, सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए 40, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये क्वेश्चन है आपका। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद बहुत पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। सामवेद में संगीत से संबंधित चीजें मिलती है। 41 देखें, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? यानी कि इधर से इधर। ठीक है, इधर से इधर लिखी जाती है, तो ये कहलाती है क्या? ये खरोष्ठी लिपि कहलाती है। क्या कौन सी लिपि होती है? ये खरोष्ठी लिपि होती है जो कि दाएं से बाएं लिखाती है। बाकी जो देवनागरी लिपि हम लोग यूज करते हैं हिंदी के रूप में, ये क्या होता है? दाएं से बाएं। देवनागरी लिपि, इंग्लिश का रोमन, ये भी क्या होता है? बाएं से दाएं लिखाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है ये। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? देखिए इसमें चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है। तो जौ सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार चावल भी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पता चलता है। लेकिन चावल भी बहुत जगह दिया गया है, लेकिन आपका सही जवाब है। 43 देखें, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर, पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर, पटना। पेशावर हो जाएगा जो कि अभी पाकिस्तान में है। पेशावर को ही पुरुषपुर बोला जाता है और यह कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, और एक मथुरा और पुरुषपुर दो राजधानियां थी। तो कनिष्क का एक राजधानी पेशावर भी था जिसे पुरुषपुर के नाम से पहले जाना जाता था। 44 देखें, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 45, निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू सबसे पहले एडम्स डलहौजी बेलेजली के द्वारा किया गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। प्रेस सेंसरशिप याद रखना है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संपर्क? देखिए कुछ देर पहले हमने, पहला या दूसरे सवाल को हमने डिस्कस किया था।
क्या था? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी और वह संबंधित सीधा था दलित वर्ग से। दलित वर्ग को हिंदू से अलग करना था उसका मुख्य मकसद। 1932 यही मकसद को पूरा करने के लिए रोकना था। ये जो मकसद था इसको रोकने के लिए पूना एक्ट हुआ था। पूना एक्ट किनके किनके बीच हुआ था? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और कौन? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 का पूना एक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, जिसमें भारतीय दलित वर्ग जो था इसको अलग किया जा रहा था हिंदू से अलग करना था भारतीय दलित वर्ग को। और ये मैकडोनाल्ड का व्यू था, एक तरह से रचना कह सकते हैं। वो इस तरह से इसको अलग करना चाहता था सांप्रदायिक पंचाट के जरिए, जिसके लिए पूना एक्ट किया गया महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ताकि यह रुक सके और रुका ही। पूना एक्ट के द्वारा इसको रोका गया। तो 47 देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो यह पद्धति किसने शुरुआत की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी का पद्धति है, इसने शुरू किया था बाजार नियम या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली की अग्रगामी भूमिका निभाई है इसके विकास में। 49 देखिए, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद किसका? शंकराचार्य के द्वारा। किसके? शंकराचार्य के द्वारा यह प्रतिपादित है। यह सिद्धांत दिया गया है अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा। 50 और अंतिम सवाल आज देखें, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। ध्यान से देखें, बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के द्वारा ही उन्हें मृत्यु दी गई थी, यानी कि मारा गया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने ही मारा था। क्यों? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको क्लास अच्छे लगे होंगे। अगर कोई त्रुटि हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ सुधार किया जा सके तो आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।